नमस्कार। एक बार फिर हम स्वागत करते हैं स्वामी योगेश्वरन गिरी महाराज जी का, जो हमेशा अपनी एक साइंटिफिक अप्रोच से आमजन मानस को स्पिरिचुअलिटी से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और जिन्हें हम और आप यूट्यूब की दुनिया में स्वामी योग के नाम से ज़्यादा जानते हैं। महाराज जी, सबसे पहले तो आपका धर्म ज्ञान में स्वागत है। नमो नारायण। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत दिनों के बाद हम मिल भी रहे हैं, कुंभ के बाद मिल रहे हैं जी। पॉडकास्ट के बाद आज आपसे मुलाकात हो रही है और आज देखिए विषय बहुत है। सबसे पहले विषय में उठा रही हूँ हिंदू राष्ट्र का इसलिए क्योंकि पड़ोसी मुल्क नेपाल में जब 4 लाख नेपाली सड़कों पर उतरे अपने पूर्व राजा के स्वागत में, तो उस वक्त योगी आदित्यनाथ का पोस्टर लहराता हुआ नजर आया। तो वहीं दूसरी तरफ बिहार में अपनी 5 दिवसीय कथा करने गए धीरेन्द्र शास्त्री ने जाते जाते ये बोल दिया हिंदू राष्ट्र बनेगा और उसी हिंदू राष्ट्र का जो प्रथम हिंदू राज्य होगा वो बिहार होगा। अब जब देखिए 25 की शुरुआत हो चुकी है और होली के बाद के 9 महीने, और इन 9 महीनों में हिंदू राष्ट्र की पिक्चर क्या कहती है? स्वामी जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, हिंदू राष्ट्र का भविष्य थ्योरी या सिर्फ एक प्रैक्टिकल है? ये नहीं, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है और अब चीजें दिख रही है जैसे होगा ना। पहले तो इंतजार करते थे कि सूर्य कब उदय होगा, लेकिन अब तो सूर्य उदय होने की वो लालिमा जो है वो दिखाई दे रही है। आप जो नेपाल में देख रहे हो ये सहज प्रक्रिया है और ठीक है। भारत देश के अंदर जो महाराज श्री ने कहा कि बिहार फर्स्ट स्टेट बनेगा, वो बहुत अच्छी बात, लेकिन जो संभावनाएं दिख रही है कि पहला प्रारंभ नेपाल से होगा हिंदू राष्ट्र होने का, और वहां का जनमानस भी तैयार है। क्योंकि आप खुद सोचो 2008 से जब से सत्ता परिवर्तन हुआ नेपाल में, तब से करीब 12-13 बार प्रधानमंत्री 13 साल के अंदर बदल जा चुके हैं। मतलब कोई भी स्थायी प्रधानमंत्री वहां नहीं है। और आम जनता को क्या चाहिए? रोटी कपड़ा और मकान और एक सुरक्षा का भाव और धर्म की जो आदर होना चाहिए, जो धर्म की इज्जत होनी चाहिए, वो आम जनता को चाहिए। नेपाल एक ऐसा जगह है जो शुरुआत से हजारों वर्षों से किसी का गुलाम नहीं बना। यहां तक भी मैं आपको बता दूं कि भारत का जो ये भूमि है ये अंग्रेजों ने रूल किया, लेकिन नेपाल को वो रूल कभी नहीं कर पाए। और गोरखा जो शब्द है वो गोरख से है, गोरखनाथ। और आपने जो बात बताई कि वहां योगी आदित्यनाथ जी के पोस्टर्स लहरा रहे थे, क्योंकि गोरखनाथ तो उनके गुरु हैं नेपाल के, और गोरक्षनाथ की गादी जो है गोरखपुर में, योगी आदित्यनाथ जी उसके महंत है। तो एक किस्म से सीधे स्पष्ट वो उस राष्ट्र के गुरु भी बनते हैं। और जो राष्ट्र अपने गुरु के नेतृत्व में धर्म की कोई भी लड़ाई लड़ता है, धर्म का कोई भी संदेश देता है, वो बिल्कुल सनातन सत्य है कि वो उसको प्राप्त कर ही लेगा। और योगी आदित्यनाथ जी ने ये बिल्कुल प्रमाणित कर दिया है। आज न केवल नेपाल बल्कि भारत के जनमानस के प्रत्येक हृदय में आप देखते हो हिंदू हृदय सम्राट बनकर के वो उनकी छवि उभर रही है। और कुंभ की व्यवस्थाएं करके तो मतलब विपक्षियों की आपकी वो किरकिरी बनी गए, विपक्षियों के खिलाफ हो गए, क्योंकि इतना सक्सेसफुल आयोजन उन्होंने किया। ठीक, जो प्लस माइनस बातें हैं वो तो सब जगह होती हैं, पर ओवरऑल जो है एक मोस्ट सक्सेसफुल और इकोनॉमिकली ऑल्सो, जिसको कहते हैं ना, आर्थिक रीत से भी अपने यूपी को बहुत उन्होंने मतलब इसका लाभ मिला। तो नेपाल एक प्रारंभ हो सकता है हिंदू राष्ट्र का, और नेपाल को हिंदू राष्ट्र होना ही है। इसमें जितना जन समूह और जुड़ेगा उतनी ये मुहिम तेज होगी, और इसको समर्थन भारत देश से भी मिलेगा, क्योंकि भारत देश में केंद्र की जो सरकार है प्लस उसकी बॉर्डर की जो सरकार है यूपी की जी, वो भी एक जिसको कहते हैं सनातन धर्म प्रेमी सरकार है। और वहां के लोग, यहाँ हमारा रोटी बेटी का संबंध है नेपाल और भारत के बीच में। कई लोगों ने इसके संबंध खराब करने की कोशिश की, कई लोगों ने कुछ गलत कमेंट्स भी किए, उस साइड से भी कई बार कुछ गलत नीतियां प्रोपोगेट की गई। बट मैं कहूंगा कि ये एक सही समय है और सही प्रारंभ है। और जिस तरह से ग्रहों की दशाएं बदल रही हैं और ये परिवर्तन देख रहा है, ये परिवर्तन का काल, तो मैं देख रहा हूं कि नेपाल बहुत जल्दी हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा। नेपाल की बात तो समझ आती है, लेकिन जब बात हिंदू राज्य की आती है तो हैरानी वाली बात ये आती है कि बिहार क्यों, यूपी क्यों नहीं? बिहार और यूपी वैसे तो पूरा भारत एक ही है, पर बिहार एक जिसको कहते हैं ना, इसका पौराणिक महत्व अलग है। बिहार वो भूमि है जहां पर भगवान बुद्ध को, बिहार नाम ही है विहार से, जहां उन्होंने विहार किया, जहां रुके।
जहां ठहरे वो बुद्ध, महावीर भी यहाँ रुके, इसीलिए ये बिहार विहार था, बिहार से बिहार हुआ है। और आप जानते हो कि यहाँ नालंदा यूनिवर्सिटी, मतलब ज्ञान का भंडार बिहार, बिहार में गंगा, बिहार में जो भूमि, बिहार के कर्मठ कर्मयोगी, बिहार का एक बहुत बड़ा भव्य इतिहास रहा। ये तो पिछले 25-30 सालों से, क्योंकि वहां की राजनीतिक शक्ति जो थी कमजोर हो गई और कई ऐसे न होने वाले कांड हुए वहां पर जिससे छवि धूमिल हुई। वरना भारत की आजादी में बिहार का बहुत बड़ा योगदान रहा है। भारत को अच्छे खासे नेता राजनीतिक स्तर पर जो दिए, राष्ट्रीय लेवल पे, वो बिहार ने दिए हैं। और बिहार का जो जनमानस है वो, एक तो जो कहावत कहते हैं ना, एक बिहारी 100 पे भारी जी, तो बात सच है। अगर आज बिहार की इकोनॉमी ठीक होती, स्टेट की, बिहार के अंदर इंडस्ट्री होती, बिहार के अंदर उद्योग ठीक होते, बिहार के अंदर आईटी सेक्टर, बिहार के अंदर यूनिवर्सिटीज, बिहार के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर होता, और आप पूरे देश से बिहार के इन कर्मठ योगियों को निकाल दो और बिहार में बिठा दो, तो सबसे ज्यादा फास्ट ग्रोथ करने वाला अगर राज्य बनेगा तो वो बिहार बनेगा। बिहार एक ऐसा राज्य है जिसके लोग तैयार होकर के आपको हर राज्य में मिलते हैं, चाहे वो केरला हो, चाहे वो दक्षिण हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे गुजरात हो, हर इंडस्ट्री बिहार के इसमें है। न केवल इतना, भाई कहते हैं ना, पूत के वो पांव पालने में जाहिर हो जाते हैं, तो वहां का तो बच्चा पैदा होते ही आईएएस आईपीएस बनने का स्वप्न पहला बिहार का बच्चा देखता है। तो अर्थ की व्यवस्था हो, चाहे प्रशासनिक व्यवस्था हो, जुडिशरी की व्यवस्था हो, उसमें बिहार का बहुत बड़ा एक क्वालिटेटिव रोल है। तो हिंदू राज्य या सनातन धर्म की जो हम बात करते हैं, उसका बहुत बड़ा जुड़ाव जो है वो बिहार के जनमानस से है। यूपी बॉर्डरिंग है, यूपी में कोई कम है ऐसा नहीं, अयोध्या तो यूपी के अंदर आती है, पर बिहार क्यों? क्योंकि बिहार पिछले 30-35 साल से प्रताड़ित रहा है। वहां का जनमानस वो जानता है कि वो क्या संघर्ष कर रहा है। अपनी भूमि होते हुए भी वो दूसरे भूमि के अंदर दूसरे राज्यों में भटक रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है, एजुकेशन अच्छी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर उतना लेवल का नहीं है। दूसरे राज्य जो पिछड़े थे वो कभी के आगे निकल गए, और न चाहते हुए भी बीमारू राज्य, भले हम न भी माने, फिर भी बीमारू राज्य का एक जो टैग है वो बिहार पर आज भी लोग लगाते हैं। क्राइम के दुनिया में आप देखते हो, कल की बात है, तनिष्क वो शोरूम को जो आरा के अंदर लूटा गया, ये एक हेडलाइन बनाता है क्राइम लेवल बिहार का। तो जनमानस वहां का चाहता है कि वही एक व्यवस्था हो, और एक व्यवस्था धर्म से जुड़ी हुई व्यवस्था हो, और धर्म उसके अंदर बहुत है। आप देखते हो कांवड़ यात्रा हो या दूसरी यात्रा हो, उसमें बिहार का जनमानस बहुत होता है, हर यात्रा के अंदर भी। चाहे वो श्रावण का महीना हो, बाबा भगवान शिव जी के जो भी मेले वगैरह होते हैं, बिहार उसमें जनमानस बहुत है, श्रद्धा है, भक्ति है, धर्म परायण है। और एक सनातन की जो खुशबू आप बिहार में देखते हो, उसका कंपैरिजन तो नहीं हो सकता किसी राज्य से। मैं कहूंगा ये ज्यादा ये कम, पर बिहार की चेतना का स्तर जनमानस में बहुत ऊंचा है, और यही चेतना का स्तर उसको भारत का प्रथम राज्य अगर हिंदू राष्ट्र बनने का बनाता है, तो उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं, बिल्कुल बनेगा। बिहार में के अंदर वो शक्ति है। बिहार में हमेशा जातिवाद वाली राजनीति देखी गई है, और जातिवाद वाली राजनीति का नतीजा है कि हमने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कई दफा कभी इस पाले में कभी उस पाले में बदलते हुए देखा है। कभी आरजेडी के साथ, कभी भाजपा के साथ, कब पलटी मालिक पता नहीं चलता। और अब धीरेन्द्र शास्त्री की वहाँ पे एंट्री और हिंदू राष्ट्र का स्लोगन वहाँ पे फूकना, और क्या आपको नहीं लगता कि अब बिहार की राजनीति को जातिवाद से हटाकर हिंदुत्व की ओर लेकर जाने की कोशिश हो रही है? योगी आदित्यनाथ ने जो स्लोगन दिया था ना, बटोगे तो कटोगे, और बटोगे तो कटोगे का जो इम्पैक्ट हमने यूपी देखा, हरियाणा देखा, दूसरे राज्यों में देखा, महाराष्ट्र भी देखा, तो बटोगे तो कटोगे बिहार के भी जनमानस, क्योंकि बॉर्डरिंग उनको पता है। जो आप बता रहे हो कि जातिवाद की समस्या बिहार के अंदर है, तो बिहार के अंदर जातिवाद की समस्या का मूल जो कारण है वो कौन? ये एक राजनीतिक सोच के लोग उसमें उठते हैं। आप सोचो, हिंदुस्तान का पहला स्टेट जहां पर जाति आधारित जनगणना की गई, तो मेरे ख्याल से अगर मैं सही तो बिहार ही था जी। अब जाति जनगणना के लिए कोई कॉमन मैन तो जाकर के जाति गणना नहीं कर रहा था। कौन कर रहा था? वहां का नेता कर रहे थे जी। और उन नेताओं में कौन से पक्ष के नेता हैं, ये भी आपको देखना चाहिए, कौन सी पार्टी है। तो कौन लोग हैं जो आज भी बिहार को पिछड़ा रखने के लिए जातिवाद का कार्ड खेलते हैं,
और कौन से ऐसे राजनीतिक दल हैं जो जातिवाद के मुद्दे से अलग हट करके उसको एक मुख्य धारा में मुख्य मुद्दों पर राजनीति करना चाहते हैं। तो वहां नो डाउट एक राजनीति तो हावी रही है, और राजनीति का जो स्तर है वो भी बहुत ही निचले स्तर की राजनीति रही, और वहां के राजनेताओं का भी जो स्तर रहा हो उसमें मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं। आप सामने जर्नलिज्म के कोई भी अखबार और चैनल को उठा करके देख लें। रहा प्रश्न आपने कहा नीतीश कुमार जी का, पलटू राम जिनको कहा जाता है राजनीति के, इसमें मेरे ख्याल से एक जब माहौल बन जाता है ना, एक लेवल गिर जाता है, तो फिर सबका लेवल गिरने लगता है। राजनीति का लेवल गिरा तो राजनेताओं का लेवल गिरा, राजनेताओं का लेवल गिरा तो वोट करने वालों का लेवल गिर जाता है, फिर वो वोट बिकने लगते हैं, खरीदने लगते हैं, मतलब हर स्तर पर उसका असर दिखाई देता है। लेकिन पिछले कई सालों से मैं देख रहा हूं हमारे यहाँ जितने भी बिहार से जुड़े हुए लोग काम कर रहे हैं, उनके अंदर एक उनको चुभता तो है कि उनके साथ जो भी हो रहा है वो ठीक नहीं है। जो स्थितियां बिहार में आज निर्माण की गई है वो आर्टिफिशियल है, उसको हटाया जा सकता था, उसका समाधान है। एम्प्लॉयमेंट वहां पे भी की जा सकती थी, वहां की माटी फलद्रुप है, पानी है, संसाधन है। फिर क्यों बिहार ऊंचा नहीं आ रहा है? क्योंकि बिहार का जो राजनीतिक संकल्प लेने वाले राजनीतिक नेता है वो समर्पित शायद मुझे लगता है कहीं पर कम है। उनका समर्पण अगर बढ़ जाए राज्य के प्रति, लोगों के प्रति, तो उसमें काफी कुछ बदलाव हो सकता है। और अब जब आम आदमी समझ चुका है इन चीजों को, तो आप देखोगे अगला जो चुनाव, मैं इसकी कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगला चुनाव बिहार के लिए 25 साल का भविष्य निर्माण करेगा। जो अगला चुनाव बिहार का जो भी पार्टी जीतेगी वो बिहार के लिए आप मान के चलना 10 से 15 साल स्टेबल गवर्नमेंट दे पाएगी। और लोग अब परेशान हो चुके हैं बार बार के पलटूराम सरकारों से। वहां के लोग भी चाहते हैं कोई स्थायी सरकार हो। और जातिवाद का मुद्दा ये अखबारों में और चैनलों पर चल रहा है। बिहार के अंदर अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल से वहां का आम इंसान जातिवाद से ऊपर आ चुका है। और मुझे बहुत उम्मीद है कि आने वाले इन चुनावों के अंदर भी जातिवाद कोई मुद्दा नहीं बनेगा। जो मुद्दा बनेगा वो आर्थिक समृद्धि बनेगी, रोजगारी बनेगी, या इंडस्ट्री बनेगा, एम्प्लॉयमेंट बनेगा, इकोनॉमी बनेगी, ये मुद्दे होंगे। जातिवाद मुद्दा नहीं बनेगा। हाँ, उसको मुद्दा बनाने की कोशिश जरूर राजनीतिक लोग कर रहे हैं, और वो वही लोग कर रहे हैं जो अपने जीवन में पूरी तरह से विफल हो चुके हैं राजनीति में। विफल राजनेता वहां का जातिवाद का कार्ड खेलेगा, और जो सफल राजनेता है वो इकोनॉमी की बात करेगा, और ये तय हो जाएगा बहुत जल्दी।